अरे दोस्तों, बात करते हैं सोशल मीडिया की। ये आजकल का नया चौराहा है। यहीं पर हम बहस करते हैं, शेयर करते हैं और वायरल होते हैं। लेकिन आजकल लगता है जैसे दीवारें सिकुड़ रही हैं। सेंसरशिप सबसे बड़ा मुद्दा है। सबकी अपनी राय है और मामला गर्मा रहा है। एक तरफ फ्री स्पीच वाले हैं, उनका कहना है मेरा हक है बोलने का, तुम्हारा हक है अनसुना करने का। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें हेड स्पीच, गलत जानकारी और ऑनलाइन हैरेसमेंट की चिंता है। उनका कहना है अरे कुछ बातें खतरनाक होती हैं यार। सोशल मीडिया कंपनियां फंस गई हैं बीच में। वो फ्री एक्सप्रेशन और यूजर सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब भी वो कोई कदम उठाती है, कोई ना कोई सेंसरशिप चिल्लाने लगता है। बड़ा झंझट है यार। ये सिर्फ टेक का मुद्दा नहीं है। सरकारें भी इसमें दखल दे रही हैं। प्लेटफॉर्म्स पर दबाव डाल रही हैं कि वो विरोध को दबाएं। कहानी पर कंट्रोल की ये एक ग्लोबल लड़ाई है। और अंदाजा लगाओ कौन फंसता है बीच में? बिल्कुल सही, तुम और मैं जैसे आम यूजर्स। तो हम यहां कैसे पहुंचे? सोशल मीडिया की शुरुआत जंगल राज से हुई थी। कम नियम, कुछ भी चलेगा। याद है ट्रोलिंग और फ्लेम वॉर्स के वो पुराने दिन? लेकिन जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म बड़े हुए, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ी। साइबर बुलिंग, हेड स्पीच और फेक न्यूज आग की तरह फैल गई। प्लेटफॉर्म्स पर दबाव बढ़ने लगा। सरकारों ने नियम बनाने की धमकी दी। विज्ञापनदाता घबरा गए। कुछ तो करना था, तो उन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइंस बनानी शुरू कर दी। समस्या यह है कि ये नियम अक्सर अस्पष्ट होते हैं और उनका पालन भी ठीक से नहीं होता। एक दिन आपको मजाक के लिए फ्लैग कर दिया जाता है, अगले दिन लाखों व्यूज वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी भी मौजूद होती है। दिमाग घूम जाएगा और ये और भी बुरा होता जाता है। ये प्लेटफॉर्म लगातार अपने एल्गोरिदम बदल रहे हैं, मानो अच्छी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सब उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने और विरोधियों को चुप कराने के लिए है। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं। यह ऐसा है जैसे 6 पैक के बाद क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म का प्लॉट समझने की कोशिश करना। कंफ्यूजिंग और सरदर्द देने वाला। चलो खास बातों पर आते हैं। आजकल किस तरह का कंटेंट आपको बैन करवा सकता है? हेड स्पीच तो बिल्कुल नहीं चलेगी। मतलब रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, होमोफोबिक गालियां। ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह अच्छी बात है। लेकिन जब आपत्तिजनक कंटेंट की बात आती है तो मामला उलझ जाता है। एक के लिए आपत्तिजनक, दूसरे के लिए मजाक। और कौन तय करता है कि हद कहां पार हुई? फेसबुक का वो इंटर्न जिसने 36 घंटे से सोया नहीं है। फिर गलत जानकारी का मामला है। फेक न्यूज, कंस्पिरेसी थ्योरीज, सब कुछ। प्लेटफॉर्म कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है जैसे छछूंदर मारने का खेल खेल रहे हो। एक अकाउंट बंद करो, 10 और निकल आते हैं। और पॉलिटिकल सेंसरशिप को न भूलें। हमने देखा है कि सरकारें एक्टिविस्ट्स, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को चुप कराने के लिए प्लेटफॉर्म्स पर दबाव डालती है। ये एक फिसलन भरी ढलान है दोस्तों। एक बार जब आप विरोधी विचारों को सेंसर करना शुरू कर देते हैं, तो कौन तय करेगा कि क्या स्वीकार्य है? एल्गोरिदम की बात यह है, वो उतने ही अच्छे होते हैं जितना डेटा जिस पर उन्हें ट्रेन किया जाता है। और वो डेटा अक्सर बायस्ड होता है। हम बात कर रहे हैं रेशियल बायस, जेंडर बायस, पॉलिटिकल बायस, सब कुछ। तो जब इन बायस्ड एल्गोरिदम का इस्तेमाल कंटेंट मॉडरेशन के लिए किया जाता है, तो आपको कुछ गड़बड़ नतीजे मिलते हैं। उदाहरण के लिए, स्टडीज से पता चला है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कंटेंट को अनुचित के रूप में चिह्नित किए जाने की संभावना अधिक होती है, भले ही वो किसी नियम का उल्लंघन न करता हो। और अंदाजा लगाओ क्या? ये एल्गोरिदम बनाने और ट्रेनिंग देने वाले लोग, हाँ, वो इंटरनेट की विविधता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये ऐसा है जैसे सिलिकॉन वैली के कुछ लोग एक ग्लोबल कम्युनिटी की सांस्कृतिक बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्पॉइलर अलर्ट, वो बुरी तरह फेल हो रहे हैं और इसके परिणाम असली हैं। बायस्ड एल्गोरिदम की वजह से लोगों को चुप कराया जा रहा है, डिप्लेटफॉर्म किया जा रहा है और उनकी आजीविका छीनी जा रही है। सेक्शन 5, बिग ब्रदर वियर्स अ ब्लू थंब, गवर्नमेंट प्रेशर ऑन प्लेटफॉर्म्स। सच कहूं तो सरकारों को कंट्रोल पसंद है और लोगों को ऑनलाइन क्या दिखता है और क्या कहते हैं, इसे प्रभावित करके कहानी को कंट्रोल करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? हमने इसे पूरी दुनिया में देखा है। तानाशाही शासन सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को ब्लॉक कर देते हैं। लोकतंत्र कंपनियों पर दबाव डालते हैं कि वे उस कंटेंट को सेंसर करें जिसे वे हानिकारक मानते हैं।
यह डिजिटल दुनिया में चल रहा एक वैश्विक शक्ति संघर्ष है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुंच, एक लोकतांत्रिक समाज की नींव के बारे में बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने नागरिकों को ऑनलाइन नुकसान से बचाएं, और निश्चित रूप से आतंकवाद, अभद्र भाषा और फॉरेन इंटरफेरेंस के बारे में वैध चिंताएं हैं। लेकिन हम रेखा कहां खींचते हैं? वैध विनियमन कब सेंसरशिप बन जाता है? सेक्शन 6 द ग्रेट फायरवॉल एंड बियॉन्ड सेंसरशिप अक्रॉस बॉर्डर्स। चीन, उन्होंने इस पर किताब लिखी। द ग्रेट फायरवॉल, वे इसे कहते हैं, वेबसाइटों को ब्लॉक करता है, कंटेंट को फिल्टर करता है, कहानी को नियंत्रित करता है। लेकिन यह सिर्फ चीन नहीं है, दुनिया भर के देश इसी तरह की रणनीति अपना रहे हैं। तुर्की, ईरान, रूस, सूची जारी है। वे परिष्कृत निगरानी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, वीपीएन तक पहुंच को अवरुद्ध कर रहे हैं और ऑनलाइन असहमति को अपराधी बना रहे हैं। यह एक डायस्टोपियन उपन्यास की तरह है, लेकिन यह अभी हो रहा है, और डरावनी बात यह है कि यह फैल रहा है। सरकारें इन तकनीकों और रणनीति को एक दूसरे के साथ साझा कर रही हैं। वे ऑनलाइन सेंसरशिप को सामान्य बना रहे हैं, और एक बार नियंत्रण के ये उपकरण लग जाने के बाद इन्हें आसानी से हटाया नहीं जाता है। ये एक भयावह विचार है। सेक्शन 7 इन द क्रॉसहेयर्स, आइडियोलॉजिकल बैटल्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारे दिल और दिमाग के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया है। वामपंथी बनाम दक्षिणपंथी, रूढ़िवादी बनाम उदारवादी, हर मुद्दा ध्रुवीकृत और प्रवर्धित होता है। और अंदाजा लगाइए क्या, इस वैचारिक युद्ध में सेंसरशिप सिर्फ एक और हथियार है। प्रत्येक पक्ष दूसरे पर अपने विचारों को चुप कराने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। रूढ़िवादी दावा करते हैं कि उन्हें शैडो बैन किया जा रहा है। उदारवादियों का कहना है कि दक्षिणपंथी अभद्र भाषा बड़े पैमाने पर चल रही है, और सोशल मीडिया कंपनियां बीच में फंस गई हैं, सभी को खुश करने की कोशिश कर रही हैं और बुरी तरह विफल हो रही हैं। यह सिर्फ एक सैद्धांतिक बहस नहीं है दोस्तों, इसके वास्तविक दुनिया के परिणाम हैं। यह संस्थानों में विश्वास को कम करता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है, और वैचारिक विभाजनों में सार्थक बातचीत करना कठिन बना देता है। सेक्शन 8 द हाई कॉस्ट ऑफ साइलेंस व्हेन सेंसरशिप बैकफायर्स। यहां सेंसरशिप की विडंबना है, यह अक्सर उल्टा पड़ता है। जब आप किसी आवाज को चुप करा देते हैं तो आप विचार को दूर नहीं करते हैं, आप बस इसे भूमिगत कर देते हैं। यह इंटरनेट के अंधेरे कोनों में पनपता है, जहां यह कट्टरपंथी हो सकता है और अनियंत्रित रूप से फैल सकता है। और असली बात तो यह है कि सेंसरशिप एक फिसलन भरी ढलान हो सकती है। आज यह अभद्र भाषा है, कल यह असहमतिपूर्ण राजनीतिक विचार है। कौन तय करता है कि क्या स्वीकार्य है? हम रेखा कहां खींचते हैं? यह एक खतरनाक खेल है जिसे हम खेल रहे हैं, और द्रुत शीतन प्रभाव के बारे में मत भूलना। जब लोग प्रतिबंधित या सेंसर किए जाने के डर से अपने मन की बात कहने से डरते हैं, तो यह रचनात्मकता, नवाचार और प्रगति को रोकता है। सेक्शन 9 फाइंडिंग दी बैलेंस, नेविगेटिंग फ्री स्पीच एंड सेफ्टी ऑनलाइन। तो अब हम कहां से शुरू करें? हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन उपयोगकर्ता सुरक्षा के इस जटिल परिदृश्य को कैसे नेविगेट करते हैं? ये आसान नहीं है दोस्तों, कोई आसान जवाब नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, हमें इसके बारे में बात करते रहने की जरूरत है। हमें चुनौतियों और ट्रेड ऑफ के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत करने की आवश्यकता है। हमें सोशल मीडिया कंपनियों से पारदर्शिता की मांग करने की जरूरत है। हमें कहानी को नियंत्रित करने के उनके प्रयासों के लिए सरकारों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता है। हमें खुद को और दूसरों को डिजिटल साक्षरता के महत्व के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें यह याद रखने की जरूरत है कि इंटरनेट कनेक्शन और संचार का एक शक्तिशाली उपकरण है। आइए सेंसरशिप को उस क्षमता को नष्ट न करने दें। आइए एक ऐसी डिजिटल दुनिया के लिए लड़ें जहां हर किसी की आवाज हो।